Hello and welcome back to my show. Direct Dil se presents Bad Engineer in association with Dream Publications, Infinite Dreams, Infinite Possibilities. इस शो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये शो इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। तो इस शो को एंड तक देखें और अगर ये किसी भी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें टू द चैनल डायरेक्ट दिल से। आइए, लेट्स स्टार्ट। वेलकम हरीश, वेलकम टू माय शो। और इससे पहले कि हम लोग ये स्टार्ट करें Thanks, तो Samir. आई वुड लाइक टू लेट माय व्यूअर्स नो कि द बेसिक आइडिया बिहाइंड द शो इज टू let you know our experiences, so it is not a one shoe fit all scenario. तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा या आपने कुछ सीखा इससे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें टू द चैनल. And coming to Harish was one of my initial mentors from our Accenture days, and he has taught me a lot. So before I say a lot about him, I would like Harish कि आप अपने आप को introduce कीजिए हमारे viewers को. Thanks Amit for inviting me. और बहुत अच्छा लग रहा है अभी तुमसे बात करते हुए. It was nice talking to you after a long time. Hmm. मैं I'm just a ordinary software engineer Hmm. जो बस अपना पाथवे बना रहा है टू Hmm. प्रोग्रेस इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, क्या सीख सकते हैं और क्या कैसे हम सब लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप बना सकते हैं. Hmm. सो दैट्स ऑल मी. हरीश, आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम इंजीनियरिंग से कि why did you choose engineering and when did you started thinking about कि engineering करना है. Okay, so I didn't choose like till my high school. मेरे 10th क्लास तक मुझे नहीं पता था कि there is something called engineering. हम्म. सो आई केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. जो मुझे मेरी फैमिली में कोई भी मोर देन हाई स्कूल नहीं पढ़ा था. तो हम्म. फिर मैंने सिर्फ हाई सेकेंडरी किया. हाई सेकेंडरी के साथ में मैंने क्लास ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे मेरे टीचर्स जो कोचिंग टीचर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि यू आर वेरी गुड, तुमको तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स काफी अच्छा है, तुम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दो, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड. बट पर्सनल सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि आई कुड डू इट. सो इमिडिएटली आफ्टर 12th मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया हम्म. एंड आई गो बैक फ्रॉम एजुकेशन टू वर्किंग. क्योंकि हाँ. मेरा 11th 12th भी इट वाज लाइक आई नीड टू मेक श्योर कि फंड्स अवेलेबल हो हम्म. टू स्टडी. और आफ्टर 12th भी वही सिनेरियो था. बट मेरे टीचर वाज माय टीचर वाज वेरी गुड. उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया कि तुम यू आर वेरी ब्राइट, यू कैन टीच इन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट टिल हम्म. लेवल 10, एंड जब तुम तुम्हारा प्रिपरेशन करो एक साल और फिर एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट, लोन्स अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल है. हम्म. सो यहाँ से जर्नी चालू होता है. तो देन उनके इंस्पिरेशन से मैंने एक 1 ईयर प्रिपेयर किया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड. ठीक ठाक रैंक भी आ गया एक साल में. आई वाज लाइक तो 1700 something. आपने कौन कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे. मैं ऐसा जो सारे एग्जाम देते हैं स्टेट लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, आई ट्रिपल ई हम्म. एंड हम्म. आईआईटी भी. आईआईटी इज लाइक वेरी कीन, यू हम्म. नीड टू प्रिपेयर अ लॉट. और एक हम्म. साल का प्रिपरेशन इज नॉट इनफ फॉर हम्म. आईआईटी. सो हम्म. सब लेकिन मैंने तीनों दिए. मेरा आई ट्रिपल ई में भी कुछ 49,000 50,000 समथिंग रैंक आया था. एंड देन बट आई वांटेड टू जॉइन कोई इंस्टीट्यूट. अगर मुझे कोई कॉलेज जो मेरे शहर का है और अच्छा है, अगर मुझे वो मिल जाता है तो बेस्ट है. हम्म. सो आई चूज द स्टेट लेवल एग्जाम में जो मेरा रैंक बना और जिससे मुझे कॉलेज मिला विद इन द सिटी. तो दैट्स व्हाट
I तो did. आप अपने कॉलेज के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? हाउ डिड यू एंडेड अप चूजिंग दैट कॉलेज, और वाज इट अकॉर्डिंग टू योर रैंक, या आपने पहले से डिसीजन बना लिया था कि इसी तरह के कॉलेज में जाना? Yes, it's all went to the flow. So I come, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स जो है, हम्म, मेरे फादर और अंकल और मेरे हम्म, ग्रैंडफादर भी, दे ऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आते हैं, जो हम्म, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिपेयरिंग और हम्म, मैकेनिकल और वो सारा काम हम्म, करते हैं. सो मैंने बचपन से वही काम देखा है. सो हम्म, मेरा फर्स्ट इंक्लिनेशन था कि नहीं, मैं मुझे इस फील्ड में जाना है, बिकॉज जब मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था तो यू नो वी हैव वर्कशॉप एंड हम्म, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ हम्म, सब्जेक्ट फॉर हम्म, एवरीबडी. तो everybody, yeah. आई यूज्ड टू डू ऑल द जॉब्स लाइक वेल्डिंग, मोल्डिंग, हम्म, इस हम्म, पूरी बैच का सारा सारा जॉब्स मैं ही कर देता था. बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टर्म, मैंने किया है, सालों से किया है, 5 6 7 साल का एक्सपीरियंस है टिल 11th 12th, हम्म, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस यू कैन से. तो हम्म, आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन काउंसलिंग के एक दिन पहले हमारे फैमिली फ्रेंड्स के सन जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, दे आर इन हम्म, ईयर 3 दैट टाइम, और हम्म, वो हम्म, घर पे आते बोलते नहीं तुम आईटी करो या कंप्यूटर हम्म, साइंस करो, इसमें हम्म, स्कोप है, इसमें जॉब्स हम्म, मिलेगा. तुम हम्म, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल करोगे तो फिर आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 10 लोगों को जॉब मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है, बहुत हम्म, मुश्किल होता है. सो हम्म, that's how I've ended up choosing IT. अब हम्म, choosing IT, then I select I started my engineering in 2004. So हम्म, 2004 में IT and CS are like top two branches. सब लोगों हम्म, को वही चाहिए सारे कॉलेजेस में. हम्म, So until मेरा काउंसलिंग का नंबर आता है तब तक टॉप 3 कॉलेजेस के IT CS फुल हो जाते हैं. Then I choose the हम्म, fourth one naturally, and हम्म, बाय फॉर्चुनेटली वो कॉलेज मेरे घर के बहुत नजदीक था, सो लाइक जस्ट हम्म, 6 7 किलोमीटर अवे. तो हम्म। कन्वीनियंस और एवरीथिंग वाज बहुत अच्छा रहा उससे. तो ये व्हेन यू से कि अबाउट चूजिंग योर कॉलेज एंड चूजिंग योर स्ट्रीम, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने जब भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है, दे it is a kind of a common question कि वो they are choosing when they are going for the counseling, और उन्हें अपने हिसाब का स्ट्रीम नहीं मिलता है, तो they don't go for it, whereas it might be a very good college. So although I know it's a very subjective question, आपके interest पे depend होता है, लेकिन what do you say कि एक अच्छे कॉलेज में एक नॉर्मल स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, या एक नॉर्मल कॉलेज में आपको सबसे अच्छा स्ट्रीम चुनना चाहिए? हाउ डू यू सेलेक्ट, हाउ शुड यू प्रायोरिटाइज? ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ था जब मेरा काउंसलिंग में नंबर आया, बिकॉज यू स्टे इन द काउंसलिंग फ्रॉम काउंसलिंग स्टार्ट फ्रॉम 9 AM से नहीं, हाँ, लेकर शाम तक चलता रहता है. शाम तक तो चलता मेरा रहता है। शाम दोपहर में 3:30 3:30 4 o'clock तक मेरा नंबर आया. तब हम्म, तक हमारा जो टॉप कॉलेज था हम्म, स्टेट का और शहर का, उसकी हम्म, लगभग लगभग सारी ब्रांचेस फुल हो चुके थे, केवल एक प्रोडक्शन प्लानिंग और एक दो ब्रांचेस बचे थे. और हम्म, मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे इसी कॉलेज में जाना है स्टार्टिंग में, हम्म, कि अगर मुझे ये मिलता है तो देन नथिंग बेटर देन दैट. वो गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, ऑल कंपनीज कम हियर, और एंड इट्स हम्म, इट लाइक वन ऑफ द बिग बिग नेम. हम्म, तो मैं शुरू में प्रोडक्शन प्लानिंग लेने के लिए भी रेडी हो गया था कि मुझे ये लेना है, लेकिन यू नीड समवन हु बैक्स यू और हु गाइड्स यू एट द सेम टाइम, हम्म, क्योंकि वो हम्म, सिचुएशन में सम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक डिसीजंस और टेक डिसीजन। अ राइट डिसीजन. सो हम्म, मेरे अंकल थे मेरे साथ में काउंसलिंग में, और उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुमने तुमने बोला था कि तुमको आईटी या सीएस चाहिए, इट डजंट मैटर कि ये टॉप कॉलेज है या नहीं है, यू टेक द फील्ड जो तुमने सोचा था. हम्म, और तो फिर उनके सजेशन से फिर मैंने मेडिकेप्स कॉलेज था हमारे पास में, जो उस समय हम्म, तो नंबर 3 and 4 पे था इन द स्टेट रैंकिंग, बट नाउ इट बिकम अ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, इट्स ऑटोनोमस. एंड दिस वाज that decision changed many things in my future. So वो कॉलेज उस समय इतना बड़ा नहीं था, मतलब उस समय इतना नाम थे नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 या 5 साल पुराना था, बट द पेस इट्स ग्रोइंग, इट्स वेरी फास्ट. तो
during my engineering, that college become like one of the top college in the state, like, हम्म so हम्म that decisions is it helped me a lot in हम्म। तो कमिंग टू काउंसलिंग एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस, तो बहुत समय आपने देखा भी होगा कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, yeah, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर पीयर प्रेशर है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, उनके रैंक या नंबर्स कम है, ऊपर से सोसाइटल प्रेशर है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है, तो ऑलरेडी लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं। और हमारे समय में तो इतना पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं था कि yeah, वो अलग स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, हम लोग अलग स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। आज के समय में शायद बेटर सिचुएशन है जहां पेरेंट्स अप्रोच करते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन स्टिल व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी नहीं हुआ तो देन दे आर लॉस्ट कि अब क्या, yeah. अब तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। तो हाउ हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इवन इन द toughest of scenarios? What I said, you always need to you will get a path for sure. No need to stress out. And lucky, I mean, I never had a pressure from my family, at least, ki what you need to achieve this. It's all up to me कि मैं कहाँ तक whatever extent I can take myself. Hmm. But definitely peer pressure होता है, आपके friends होते हैं, everybody is coming up with the numbers or ranks and Hmm. all those things coming up with Hmm. mock test and Hmm. then different exams. तो peer pressure definitely होता है, but at the end what I would say, आप whatever you like, you keep doing that and you will get something. Because मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, तो आई यूज टू डू मैथ्स अ लॉट, एंड मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में आई कुडंट एबल टू कीप अप दैट पेस Hmm. दैट व्हाट माय फ्रेंड्स यूज टू डू, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट। आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है कि हम जब मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चालू किया था, फर्स्ट मंथ था कि हाँ मुझे मुझे आईआईटी क्लियर करना है, देन आफ्टर 2 months आई नो दैट ओके दिस इज समथिंग Hmm. विच इज वेरी फार। अगर हो Hmm. आई शुड प्रिपेयर फॉर इट, बट Hmm. you need to know ki what is your level and till which till which you can go, and you need Hmm. to have an option for one step ahead and one step down both, so हाँ। you always not Hmm. find yourself in a situation कि अब क्या करूं। Hmm. नहीं तो related to the same question कि if I look back now, उस उम्र में you don't have that much sense कि आप आगे का सोचो, पीछे का सोचो। आप भेड़ चाल में शामिल हो जाते हो कि सब आईआईटी कर रहे हैं, हम भी आईआईटी कर रहे हैं। और मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू नो योरसेल्फ, आपकी लिमिट्स और आपकी स्ट्रेंथ्स, क्योंकि अब बाकियों को समझने से ज्यादा इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को समझो, समझे? एंड या बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप उसको टेक फॉरवर्ड करो। लेकिन उस उम्र में बिटवीन 16 to 18 यू आर मोस्टली, सबने जो किया हम भी वही कर रहे हैं, वही तो कर रहे यू हैं। डोंट एक्सप्लोर। तो हाउ मच यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एनालिसिस कि मुझे क्या पसंद है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि you know yourself best, nobody else know you, हम्म। or it just that how you realize that, so it's only कि realization आप कैसे करते हैं। आप जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, यू वेंट थ्रू लॉट ऑफ टेस्ट, मॉक हम्म। टेस्ट और कुछ टेस्ट, और आपको टेस्ट देने से पता होता है कि हाँ मुझे इतना आता है और इतना नहीं आता है। हम्म। सो यू डेफिनेटली नो योरसेल्फ, इट्स जस्ट मैटर ऑफ कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको रियलाइज करके आपके प्लान में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम्म। एंड डेफिनेटली एट दैट एज, जैसे तो आपने बताया कि 16 to 18 और 14 to 18 की एज में हम में मेच्योरिटी कम होती है, हम वी डोंट नो व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग फॉर अस, और क्या हम सही सोच रहे हैं। ऐसे समय में वी नीड somebody or some mentor or हम्म। some teacher, हम्म। parents, it can be a teacher, it can be parents, it can be a नाइबर वाले भैया जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनको पता है। सो हम्म। कोई भी एक है जो हमको सही एडवाइस दे और हम्म। विच वी कैन फॉलो, और विच और जो हमारे assumptions को वैलिडेट करने में इजी करे। हाँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अ, बहुतों को ये सारी लग्जरी शायद ना मिल पाए, शायद उनके आसपास कोई ना हो,
या पेरेंट्स को उतनी नॉलेज ना हो या आसपास, तो हाउ डू यू डिसाइड कि शुड दे रिसर्च? अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है, यू कैन रिसर्च, यू कैन या गूगल इट आउट, आपको ट्रू कॉलेजेस की किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलता है, आप सब कुछ ऑलरेडी ढूंढ सकते हो, लेकिन अपने आप को कन्विंस कर पाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिल्यूजनल, बहुत या करते करते हाँ हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हाँ लेकिन स्टिल ग्राउंड रियलिटी पे उसको चेक करना कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ओके मेरे लिए ये टारगेट बनाना चाहिए। तो अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए और रिसर्च पे कितना मेहनत करना चाहिए? रिसर्च रिसर्च पे आई मीन अपने आप को सो आपका जो गट फीलिंग होता है आई मीन हम्म गट फीलिंग इज इट डिपेंड्स ऑन कि गट फीलिंग का आप it will more be ambitious gut feeling or हम्म it's more हम्म realistic gut feeling so हम्म आपको उसको बैलेंस करना जरूरी होता है एंड आई वुड से कि सब कुछ डेटा पे डिपेंडेंट होना चाहिए जो आपके हम्म मार्क्स आ रहे हैं या जो आपका स्टडी पैटर्न है जितना आप हम्म फोकस कर पा रहे हो हम्म आपका गोल उसी से अलाइन होना चाहिए आई मीन हम्म ऐसा नहीं कि हाँ मैंने तो आज 2 ही यूनिट्स कंप्लीट किए टुमारो आई विल हम्म कंप्लीट 8 एंड देन आई विल स्कोर 100 इट्स नॉट पॉसिबल रियलिस्टिक हम्म नहीं है इट हम्म माइट हैपन हम्म बट इट्स लाइक वेरी लेस चांसेस तो वो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है हम्म और इसीलिए आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप मॉक टेस्ट या जो प्रिपरेशन करते हैं उसके पैटर्न के हिसाब से आपको रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए कि हाँ अगर मैंने 6 मंथ्स में इतना किया है नेक्स्ट 6 मंथ्स यू माइट गेट 10% प्लस बट यू माइट गेट 5% लेस ऑल्सो सो हम्म आपका गोल्स रियलिस्टिक होना चाहिए उसी रेंज में यू कैन नॉट इम्प्रूव 50% इन नेक्स्ट 4 मंथ्स और 3 मंथ्स हम्म हम्म। तो ना कमिंग टू योर इंजीनियरिंग कॉलेज, जब आपने जैसे बताया कि द स्ट्रगल्स यू वेंट थ्रू, और जब फर्स्ट टाइम आपने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पैर रखा, तो व्हाट वाज योर फीलिंग कि हाँ आई हैव मेड इट, कि अब थोड़ा बेटर हो जाएगा, अब आई नो माय पाथ? या सो दैट्स द पॉइंट जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया दैट्स द पॉइंट आई रियलाइज कि नाउ अभी मेरा फ्यूचर जो है आई मेड अ इनिशियल स्टेप और इनिशियल स्टेप इज क्रिएटेड फॉर माय फ्यूचर कि हाँ अभी मुझे इस फील्ड में जा सकता हूँ उसके पहले आई वॉज लाइक रोटेटिंग अराउंड कि आइदर मैं बिजनेस जॉब करूंगा कहीं पे स्मॉल या फिर जो हमारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है आई कंटिन्यू देयर टू डू एज वर्क और मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता था हम्म there is no clear direction but as soon as I got selected I entered the first day of the college and the college campus was huge I mean उसके पहले तक मेरे जितने भी स्कूल कैंपसेस होते थे वो काफी छोटे होते थे हम्म और कॉलेज कैंपस काफी बड़ा था जहाँ पे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स डिफरेंट एरियाज में है इट लाइक हम्म हम्म किलोमीटर्स ऑफ एरिया एंड यू हैव सेपरेट बिल्डिंग फॉर लाइब्रेरी एंड हम्म एवरीथिंग तो हम्म the day I went into the college, I know okay now it seems to be a bright future. अभी मुझे सिर्फ फोकस करना है मेरे नेक्स्ट 4 ईयर और थिंग्स विल बी देयर सो रास्ता अपने आप बन चुका है ना नाउ अभी मुझे सिर्फ उस रास्ते पे चलना है अच्छे से और हम्म। चीजें नाउ नाउ होती जाएंगी कमिंग कमिंग टू, जब आप बोल रहे थे कि अब फोकस करना है, सो हम्म बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स में मैंने देखा है, अपने दोस्तों को भी देखा है कि टिल 12th या टू गेट इनटू इंजीनियरिंग उन्होंने पूरी मेहनत लगा दी, द डे दे एंटर्ड इंजीनियरिंग तो वो फोकस चेंज हो गया कि अब तो मजे करने हैं, और फिर ग्रेड्स नीचे जाने लगे, बिकॉज कुछ भी आप कह लो कि ग्रेड्स इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर सिटिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट है कि कंपनीज आपको पहले तो ग्रेड्स के हिसाब से छांट देती है कि आप हाँ दे सकते हो नहीं दे सकते हो, तो ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है शायद उतने नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, बट ग्रेड्स आर वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो आप किस तरह से बोलेंगे कि हाउ टू स्टिल स्टे फोकस, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, बट कम से कम इतना तो पढ़ लो कि योर ग्रेड्स कम से कम एक जिसे नॉर्म कहते हैं, नॉर्म के हाँ अंदर आपके ग्रेड्स होना बहुत, हाँ हाँ मतलब टॉप करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन कम से कम एक
अच्छी खासी मतलब आपकी सीजीपीए बेटर हालत में? बेटर। तो आ, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देर इज नेवर बी लाइक आई अचीव दिस, कि हाँ मैंने इंजीनियरिंग हम्म, पास कर लिया, नाउ आई अचीव, नाउ आई विल जॉइन, और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया, अभी मेरे को हम्म, सब कुछ मिल गया, जॉब लग गया, हम्म, अभी मैं आई कैन एंजॉय। ये हम्म, ये कभी सिचुएशन आनी चाहिए? देर इज इट्स जस्ट अ माइलस्टोन, ये आपका हम्म, जर्नी का एंड नहीं है, या फिर मैं आज हम्म, ऑन साइट पहुंच गया और या मैंने ये कर लिया और अब सब हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। हम्म, हम्म, इट्स ए कंटिन्यूअस जर्नी, और आपको हम्म, पूरे टाइम फोकस, या फिर आपको अपनी लाइफ एंजॉय भी करनी है और फोकस भी लूज नहीं करना है। तो हम्म, दोनों चीजें एक साथ करना बहुत जरूरी है। हम्म, व्हाट तो इंजीनियरिंग सिर्फ एडमिशन इज नॉट इनफ, और हम्म, ओनली पासिंग द इंजीनियरिंग इज आल्सो नॉट इनफ, बिकॉज नॉट इनफ। आपको सिर्फ बेस बनाए, देन यू नीड टू लर्न मोर। अभी हम यू आल्सो वर्किंग इन एचसीएल, और आपने इतने सारे इतने सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, हमको हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन सीखना फोकस पड़ता है। रहना पड़ता है। तो हम्म, वो बहुत जरूरी है, और फोकस तो आपको करना ही पड़ेगा, देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ बीइंग सिंसियर। हम्म। हमें आप नहीं, बट हाउ कितने हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? क्योंकि बहुत सारे मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बेसिकली फर्स्ट ईयर सबका कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड देन यू स्लोली स्प्लिट स्लोली आउट। पैन आउट इनटू योर कोर एरियाज, और आपको नए चीज समझ में आते हैं। लेकिन उस दौरान बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका क्या काम है? सो स्टिल हाउ डू यू keep yourself motivated and still see your goals की ठीक है, मुझे ये सीखना ही है, अगर पढ़ा रहे तो पढ़ लेते हैं। So how should the approach be while you are going through your years in college? या तो एक चीज तो ये है कि जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद नहीं है, डेफिनेटली आप वहाँ पे ज्यादा पूरा डिवोशनल तो नहीं हो सकते कि पढ़ने के लिए। और मेरे साथ भी इंजीनियरिंग स्कूल सब में हुआ है कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स में यू कैन नॉट फोकस। तो जो आपको पसंद नहीं है या जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको इतना इंपॉर्टेंस दें कि यू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, लाइक Mm, you don't mm, fail or you don't go to very bad situation, mm, बट जो आपको पसंद है वहां पर आप डेफिनेटली फोकस ज्यादा रखते हैं। तो mm, फॉर एग्जांपल जब हम फर्स्ट ईयर में, मेनी पीपल कम फ्रॉम वर्कशॉप और सिविल या mm, फिर मैकेनिकल, mm, ये सारे सब्जेक्ट जब हम आईटी या सीएस ब्रांच से होते हैं, हमको पता होता है कि हाँ ये सब्जेक्ट्स हमको काम में कुछ नहीं आना है। काम अगर आपने नहीं आने। ईडी में आप इतना सारा मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि Mm, ईडी बाद में कुछ काम में नहीं आना है, देयर इज mm, नो इम्पोर्टेंस, बट you still needs to give that much, I mean like you need to respect that subject, learn that, mm, may not mm, be excel नहीं करना है, लेकिन learn तो सारी चीजें करनी है, because mm, अगर आपके करिकुलर में है, then there is mm, some importance, like I really enjoyed my workshops and those days, maybe because मेरा background जो है वो coming mm. from that नहीं, industry है। वर्कशॉप मुझे भी इतना पसंद था। आई विल जस्ट इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट कि हमारा मैकेनिकल का वर्कशॉप था इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, एंड फर्स्ट टाइम मैंने हमारे टीचर ने हमें की बनाना सिखाया एक शीट मेटल से, एंड आई वाज सो इन्वॉल्व्ड कि मैंने इतना अच्छा की बनाया कि द टीचर केप्ट इट एज एन एग्जांपल कि बाकी सब स्टूडेंट्स देखे कि देखो कितना अच्छा है, एंड ही केप्ट इट कि ये बाकी क्लासेस में भी दिखाएंगे। लेकिन आई वाज सो प्राउड कि मैंने बनाया है, तो हाँ घर वालों के दिखाने के लिए मैं वो की उठा के घर ले गया। हाँ एंड टीचर ढूंढते रह गए कि ये की हाँ, गया कहाँ, किसने उठाया है? हाँ, तो नहीं। इनिशियल डेज आर वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर बहुत सारे सब्जेक्ट बाद में ऐसे आते हैं कि जैसे आपने कहा कि अरे इनका तो कोई काम है नहीं, लेकिन हाँ स्टिल आपको उसको पास करना है। कितने लोग हाँ, उसको छोड़ के उनके बैक लग जाते हैं, फिर बैक बाद लग में उसको जाते हैं। निकालने में झंझट। सो स्टिल हाउ, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि कम से कम नैया पार हो जाए, कि आपको उसमें टॉप करना नहीं, लेकिन चलो पार कर लो। सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में ये सारे कॉलेजेस की कुंजी आती है, आपको कुंजी तो पढ़ना ही पड़ेगी। जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, यू लाइक इट, आप उसकी डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे या फिर यू यू एक्सप्लोर मोर, ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको एटलीस्ट उसकी
कुंजी तो पढ़नी पड़ेगी और पास तो करना पड़ेगा, तो यही सिंपल लॉजिक है। तो कमिंग टू आपके हाउ डू यू डिड यू मैनेज योर पढ़ाई प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या दोनों पे फोकस किया या सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया? हाउ, व्हाट वाज योर मेन गोल? क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प्स यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, आप नई चीजें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते या- हैं, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। या- तो how would you suggest a youngster who is in a college right now? क्योंकि बहुत लोग होते हैं किताबी कीड़े हो जाते हैं कि नहीं हाँ पूरा लाइब्रेरी चाट जाना है, और हाँ। बहुत लोग होते हैं सिर्फ खेलते रहते हैं। तो हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ये आपको बैलेंस मतलब व्हाट डू यू लाइक, यू नीड टू कीप डूइंग इट, बट टू? यू नीड टू कीप, आपको सिचुएशन को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मेरा एक्सपीरियंस लाइक मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स टू डू सो, बिकॉज आई वाज डूइंग, मैं मेरी पढ़ाई करता था और मैं पढ़ाता था साथ में, तो रोज नहीं तो वो तीन हो चार, गया एक तरह से आपका एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर, वो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर, वहां पे मैं अलग अलग चीजें सीख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या मिल रहा हूँ लोगों से। बट एक्स्ट्रा करिकुलर, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको काफी कुछ नया सिखाता है जो which you never find but just doing books or just reading or just doing studies. तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है जितना मैंने पढ़ाने में सीखा है नए नए तरीके या नए नए मेथड्स और अल्गोरिथम, उतना कभी मैंने पढ़ने में नहीं सीखा है। बिकॉज when you say tell to somebody, जब आप प्रेजेंटेशन भी करते हो या when you tell or explain someone, you need to know in and out of the things, या करेक्ट। and तब आप उसमें you can say you become an expert or you become skilled to that, हाँ, क्योंकि अगर आपको ही नहीं समझ में आएगा तो आप किसी और को क्या समझाओगे? समझाओगे। So now coming to your final years of college, तो आपको पता था कि अब कैंपस प्लेसमेंट होगा या यू आर लुकिंग फॉर कंपनीज, या बहुत लोग इंजीनियरिंग के जस्ट बाद कैट जैट एमबीए करना है, बाहर जाना है? सो आपके साथ क्या सिचुएशन था कि नौकरी ही चाहिए या एमबीए के लिए भी ट्राई कर सकते हैं? व्हाट वाज योर गोल्स? हाँ, एमबीए एक दिमाग में था कि हाँ एमबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि मुझे पहले नौकरी ही करनी है। तो ये मुझे ये पहले फोकस ऑलरेडी क्लियर था कि ये नौकरी ऑलरेडी चाहिए। क्लियर था कि मुझे पहले नौकरी ही करनी है, बिकॉज मेरे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पहले पूरे करने हैं, तभी मुझे नेक्स्ट बोरोइंग या कुछ मैं ले सकता हूँ आगे। एंड सो व्हेन आप ऑलरेडी जब क्लियर हो गए थे कि अब नौकरी ही चाहिए, सो क्या आपने कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान या उससे पहले आपने सोच के रखा था कि दीज आर माय ड्रीम कंपनीज, इसके लिए ऐसे तैयारी करेंगे, या वेर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यूज, या आप वेट करते गए जो भी कंपनी आए उसमें हो जाए तो सही है? नहीं, सो थर्ड ईयर से ही हमने जो प्रिपरेशन जो करनी चालू कर दी थी, जैसे मैं ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं था, तो यू हैव योर पीडी और ग्रुप डिस्कशन, हम्म। जीडीपीडी एंड ऑल दोस, उसका प्रैक्टिस इतना हम्म। नहीं था। एंड देन आई हम्म। कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, सो व्हिच आल्सो लाइक you are not very open for the thought ideas or discussion, so उसका प्रिपरेशन हम्म। मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया। यू गो टू सर्टेन क्लासेस टू मेक श्योर दैट हम्म। यू पार्टिसिपेट इन जीडी। हम फ्रेंड्स मिलके जीडी की प्रिपरेशन करते थे, 4 फ्रेंड्स ऑन वीकली बेसिस, नया हम्म। टॉपिक निकाल के डिस्कशन करें 10 मिनट्स एंड सी हु इज डूइंग व्हाट। हम्म। एंड आई नो दैट हाँ मैं एप्टीट्यूड्स और वो सारा मैं कर लूंगा बिकॉज दैट्स माय स्ट्रेंथ, बट व्हाट आर द अदर एरियाज वेयर वेयर जहाँ पे मुझे फोकस करना है। और ऐसा होता, आपको ये तो रखना पड़ता है कि हाँ दीज आर माय ड्रीम कंपनीज, बट यू नीड टू नो दैट एवरी ईयर योर ड्रीम कंपनीज विल नॉट बी देयर इन योर कॉलेज और यू माइट नॉट हम्म। गेट अ चांस टू सिट। तो हम्म। रियलिस्टिकली आप क्या अचीव कर सकते हो और क्या मिल, वेयर यू यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो हम्म। वो काफी इम्पोर्टेंट है। आई वाज गॉट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मेरा फर्स्ट फर्स्ट वीक टीसीएस केम
to the first. हम्म, And like in every college you have TCS and Infosys is the TCS first company first company जहाँ पे आपके लगभग 1/3 और 1/4 ऑफ द कॉलेज का प्लेसमेंट हो जाता है। हो जाता है। तो मैं TCS में बैठा, TCS में मेरा TCS में जो फर्स्ट एप्टीट्यूड या फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो निकालना काफी इजी होता है, इजी होता है, हाँ। एंड आई कुडंट क्लियर दैट, अरे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको जीआरसी की कुछ एक बुक्स आती है वो पढ़ना पड़ती है, यू शुड हम्म, रिमेम्बर दैट एंड यू हम्म, विल गेट पास। और मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं, और आई वाज हम्म, लाइक बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बुक, मैंने कितना भी ट्राई किया नहीं हुआ, और वो आई कुडंट एबल टू क्लियर टीसीएस। एंड मेरी 1/3 ऑफ माई मेरी क्लास टीसीएस में सिलेक्ट हो गई थी, हम्म, सबको ऑफर हम्म, मिल चुका था, एंड देन हम्म, आई वाज बिट बिट डाउन, हम्म, ये क्या हो गया मेरे साथ। देन सेकंड कम इन्फोसिस। हम्म, इन्फोसिस में उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, दे हम्म, दे चेक योर परसेंटेज ऑफ 10th एंड 12th विच इज मोर देन हम्म, 65। हम्म, आई डोंट हैव मोर देन 65 बिकॉज हम्म, मेरा शुरू से फोकस ही था, जो मुझे पसंद है मैं वो पढ़ रहा हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई नेवर concentrate on getting that percentage or percentile group. हम्म, हम्म, So I couldn't able to sit there. Then it comes to उसके बाद फिर आपका जो होता है एक अलग स्ट्रगल चालू होता है कि आप कॉमन कंपनीज आती है, यू गो टू अ कॉमन कैंपस, किसी दूसरे हम्म, कॉलेज में जा रहे हैं, हम्म, एक कंपनी आ रही है वो 10 लोगों को सिलेक्ट कर रही है, वहाँ पे 2000 true, हाँ, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हम्म, Then we keep hopping from one college to another first college to another another college, हाँ, college, हम्म, and at the end सबको पता होता है कि जिस कॉलेज में कंपनी आ रही है उस कॉलेज के हम्म, स्टूडेंट्स ही 80% सिलेक्ट होंगे, select होंगे, हाँ। बाकी की तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट भी चेक नहीं होंगे, वो कहाँ जाएंगे कहाँ देख के गया वो भी नहीं पता रहेगा। That's all. So you become डिप्रेस्ड, और या फिर आप फ्रस्ट्रेट होते जाते हो कि हम्म, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, हम्म, अभी मेरा क्या होगा, मेरे मेरे फ्रेंड्स का तो 6 महीने पहले ही सिलेक्शन हो चुका है। हम्म, बट एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, और आपको वो सही मौके का इंतजार करना जरूरी है। हम्म, uh, मुझे अभी लगता है कि शायद इट्स इट्स अ डेस्टिनी दैट यू डिडंट गेट सिलेक्टेड ऑन फर्स्ट। अगर मैं हम्म, टीसीएस में सिलेक्ट हो गया होता तो मैं कुछ और कर रहा होता, या फिर मैं कहीं और होता, या फिर मुझे वो यूएस भेज दिया गया होता, मैं टेस्टिंग कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता, तो जो मेरा टैलेंट है या जो मैं अचीव कर सकता था शायद मैं वो अचीव ना कर पाता। तो हम्म, एवरीथिंग इज हैपन फॉर गुड, लाइक अभी तो मुझे यही लगता है कि जो आपको कभी लगता है कि हाँ ये मेरे साथ अभी बुरा हो रहा है, लेकिन जो भी होता है वो यू हैव अ पाथ everything रिटन happens for a एंड फॉर reason, गुड हाँ। फॉर अ रीजन। हम्म, हम्म, एंड देन लकीली आई वाज नॉट गॉट लाइक, सो हमारे यहाँ हमारे कॉलेजेस में ये भी रूल होता है कि जब आप एक कंपनी के लिए सिलेक्ट हो चुके होते हैं हाँ, तो आप तो दूसरे में से नहीं बैठ दूसरे में नहीं सकते। बैठ सकते हैं। सो एक्सेंचर केम वेरी लेट, एंड देन दैट हम्म, टाइम आई वाज लाइक अभी इसमें तो होना ही है, अभी नहीं हुआ तो मतलब बहुत दिक्कत है, you never हम्म, know. And then we got selected that time, nobody knows Accenture that much, हम्म, 2007, हम्म। like at least in the small towns or small cities where we were. सिमिलर मेरे मेरे साथ भी ऐसा ऐसा ही हुआ था कि द फर्स्ट कंपनी दैट वी वर अलाउड टू सिट वाज म्यू सिग्मा। तो Hmm. म्यू सिग्मा के एप्टीट्यूड ही ऐसा था कि उनका उनके इनिशियल टेक्निकल राउंड्स में कोडिंग वोडिंग सब पूछ लिया, और मैं था नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, Hmm. तो वो तो वही नहीं निकला। नेक्स्ट आई टीसीएस। टीसीएस में फाइनल राउंड में मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में बैठा था, और वहाँ तीन तीन लोगों का पैनल था, एंड उन लोगों को देख के ही मैं कांप रहा था कि मुझे बोलना क्या है। आई एम Yeah. नॉट, आई थिंक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, जबकि हमारे कॉलेज में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनिशिएटिव लिया था कि सबको पीडी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होंगे, सबको एप्टीट्यूड एग्जाम्स देना है, सबके ग्रुप डिस्कशंस होते थे, सब प्लस सबके इंटरव्यूज होते थे, और टीचर्स हमें अपने प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बताते थे कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते। तो वो सब कुछ प्रिपेयर्ड था, बट व्हेन यू आर इन दैट फाइनल मतलब जर्नी, वहां पे आप बैठे हो, सच में आपका इंटरव्यू चल रहा है, एंड
in my first interview I just blanked out कि मैं क्या बोलूं, और उनके हाँ, सवाल इनिशियल में उन्होंने वो भाप गए कि बंदा तो बड़ा मतलब लगता नहीं है कि इसको लेना चाहिए, क्योंकि उनके yeah, क्वेश्चंस एंड दे आस्क्ड मी कि आर यू नर्वस, और मैं कांप रहा था और मैं या आई एम नर्वस। तो उन्होंने मुझे ईज आउट किया, सब कुछ अच्छे से 1 घंटे तक बातें की। कोडिंग का तो पहले 5 मिनट में निपटा लिया, बाकी 55 मिनट मेरी लाइफ की स्टोरी सुनी। तो वही, 1 घंटे बाद जब मैं निकला तो आई वाज लाइक कि लगता है हो जाएगा। हम्म, एंड क्योंकि आप डिल्यूजनल होते हो कि yeah, हाँ शायद कि नंबर ऑफ हम्म, मतलब बात तो सही हुआ, भले ही पहला हाँ, 5 मिनट नहीं था, लेकिन पहले 5 मिनट में ही बंदा डिसाइड कर लेता है कि इसको लेना है या नहीं लेना। नहीं नहीं, yeah, एंड जब रिजल्ट्स आए, हम सब ऑडिटोरियम में थे, एंड मेरे क्लास जैसे आपने बोला 1/3 ऑफ माय हाँ, बैच सब सब उछल कूद कर रहे हैं, सब अपना नाम हाँ, लिस्ट पे दिया, मैं लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, है ही नहीं, जबकि एंड आई वाज लाइक वेरी अपसेट। लेकिन आई वी गॉट द रिजल्ट्स इन द इवनिंग, एंड मैं अकेला था, मेरे जो रूममेट्स थे, दोनों रूममेट्स का टीसीएस में हो गया था, एंड okay, दे न्यू कि शायद मुझे बुरा लगे, तो वो उस रात वो आए नहीं, वो पार्टी करते रहे। हाँ, एंड आई वाज ऑल अलोन थिंकिंग कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। एंड देन आई प्रिपेयर्ड, मतलब आई वुड से मैं 10 से 15 दिन मैं घर मतलब रूम से निकला ही नहीं। एंड आई वाज वो 3 इडियट्स में वो डायलॉग था ना कि हाँ, आपका नंबर कम आए तो ठीक है, लेकिन आपका दोस्त टॉप करता है हाँ, तो तो फिर बहुत लगता बुरा है। लगता है। तो मेरे सारे दोस्त, मेरे फ्लोर पे जितने दोस्त थे, सबका टीसीएस में हो गया था, सिर्फ मैं बच गया था। एंड मैंने फिर नेक्स्ट डे से सेल्फ एनालिसिस शुरू किया कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, कि इंटरव्यू मैंने क्या हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या इंटरव्यू दिया, मैं किस हिसाब से मैं सोच रहा था कि मेरा हो जाएगा। सो यू हैव टू ऑलवेज एनालाइज, अगर आप फॉल्टर करते हो तो आप एनालाइज करो कि क्यों फॉल्टर किए, कहाँ गलती हुई, एंड इम्प्रूव। एंड द नेक्स्ट कंपनी दैट केम वाज एक्सेंचर, एंड एक्सेंचर में आई वाज सो कॉन्फिडेंट, इसको करना ही है, कुछ भी हो जाए, कांपना नहीं है, कुछ नहीं। वो थॉट ही नहीं आया कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कोडिंग, अबाउट एवरीथिंग दैट आई स्टडीड। एंड फिर आधा घंटे बाद जब इंटरव्यू देके मैं निकला, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें होना ही है। एंड द नेक्स्ट डे द रिजल्ट्स केम आउट, एंड आई वाज वेरी चिल्ड आउट कि ये तो हो जाएगा, हो हो जाएगा, कोई जाएगा, टेंशन। हाँ, और क्योंकि वो अल्फाबेटिकली सबका नाम बताते, तो मेरा 20वां या 22वां नाम मेरा था, तो वो ऑडिटोरियम में दिखा रहे थे। एंड आई मैं सीट पे बैठा हुआ था, एंड द फर्स्ट नेम सीधा मेरे ही नाम पे मेरा आंख गया। आई वाज लाइक ओ वाह, हो गया सर। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे होते कि जैसे आपने बोला कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स या ऑफ कैंपस ट्राई करने के बाद भी आप फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। देते तो हैं। हाउ डू यू स्टिल कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, हाउ डू यू मतलब कि ठीक है, इवन इफ यू फॉल, नेक्स्ट के लिए तैयारी करना है, क्योंकि आप अगर रोते रह जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा, वो हाँ। टाइम भी पार हो जाएगा, आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? जब आपको पता होता है ना कि यही एक ऑप्शन है, या मुझे सिलेक्ट होना ही है, हम्म तब आप उस गोल के पीछे आई मीन मोटिवेटेड रहेंगे, या फिर भागते रहेंगे, या फिर ट्राई करते रहेंगे। तो दैट्स दैट्स सो, क्योंकि हम जो 4 4 फ्रेंड्स या 4 5 फ्रेंड्स, जब हम जीडी के लिए प्रिपरेशन करते थे बिफोर कैंपस स्टार्टेड, आई गेस ऑल 3 ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड इन टीसीएस। तो अभी तो मेरे साथ कोई प्रिपरेशन करने नहीं आएगा, वो क्यों ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उनका तो हो गया है। और अभी आपने प्रिपरेशन भी काफी कर लिया है, तो नाउ इट्स ओनली थिंग इज यू कीप इम्प्रूविंग वॉट एवर यू कैन इम्प्रूव खुद से, और करना ही है। और मुझे पता था अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे इस ऑप्शन को इतने अच्छे से कीप ऑन डूइंग इट कि कहीं ना कहीं हो जाएगा, और लकीली हो गया। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा एक्सेंचर का ग्रुप डिस्कशन था। ग्रुप डिस्कशन से सिलेक्ट होना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर दैट योर पॉइंट इज हर्ड बाय द मॉडरेटर, और मॉडरेटर। वो आपको सिलेक्ट करे, और आपका पॉइंट हर्ड होने में आपने रिपीट भी नहीं किया हो, या फिर
वॉल्यूम का मॉडरेसी है, सब कुछ ठीक रहा हो. So that was happened, that was good. And then जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू स्टार्टेड फ्रॉम द मॉर्निंग, लाइक हमारी बैच कॉलेज में, और लंच हो गया. आप लंच में इधर उधर पड़े बैठे हैं कहीं पे कुछ खा के कि हाँ अभी मेरा नंबर आएगा, अभी मेरा नंबर आएगा. एंड फाइनली मेरा नंबर आया था शायद शाम के 4 बजे, 4 बजे तक. और 4 बजे तक तो जो इंटरव्यू का पैनल होता है ना, वो सारे क्वेश्चन सुन सुन के और आंसर सुन सुन के पक चुका होता है, मतलब. अच्छे के तो फर्स्ट थिंग उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि क्या हो, और फर्स्ट थिंग उन्होंने बोला C++ और जावा मत बोलना, हमें सुन चुके हैं सबसे. So now you say something else. So but it's only thing कि how creative and confidence you are. तो आपको इंटरव्यू में कहानियां भी बनानी पड़ती, बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ती, जो आप, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सोच के आए हैं कि ये स्क्रिप्ट है. You need to tell experience and you need to mold your experience the way interviewer wants. और ये सच्चाई है. तो वही हुआ, मैंने भी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बताया, जो टेक्निकल जो भी सीखा है वो बताया, प्लस बहुत सारी स्टोरी टेलिंग करी, जो दे दे लाइक्ड इट एंड इट हैपेंस. सो सो जब फर्स्ट टाइम आपको एक्सेंचर में आप व्हेन यू जॉइंड आपके कॉलेज के बाद, एंड व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपको अपना फर्स्ट टाइम आपने कंपनी एंटर किया, बैच मिल रहा है, आईडी कार्ड है, सब कुछ आपको बैग्स मिल रहे हैं. नाउ हाउ हाउ मतलब आप ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है कि हाँ नाउ आई एम एन इंजीनियर, अब काम करना है. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच? क्योंकि बहुत लोग जैसे फर्स्ट डे का अप्रोच है कि क्योंकि आपने सुना हुआ है कि अरे टीसीएस के आधे बंदे ऑन साइट में हैं, आपके सीनियर्स ऑन साइट में हैं, तो पहले दिन ना आपको पता है कि आपको काम क्या करना है, लेकिन आपका ये ऑलरेडी गोल बन चुका है कि ऑन साइट जाना है. ऑन साइट तो जाना है, हाँ सबको यूएस जाना है. हाँ पहले सबको तो यूएस जाना है. पहले तो आप कंपनी का नाम बता बता के थक जाते हो दो बाकी लोगों की कि ये इस नाम की कोई कंपनी भी है. सबको तो टीसीएस और इन्फोसिस पता होता है. लेकिन मेरे लिए वो चेंज काफी बड़ा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेरे होम टाउन से बाहर निकला था. टिल माय इंजीनियरिंग एंड मैं मेरे घर पे ही रहा हूँ, और यू गो इन डिफरेंट प्लेसेस टू स्टडी, बट एट द एंड जब जब आपका स्टे है वो घर पे ही है. तो फर्स्ट टाइम में आई एम गोइंग अलोन आउटसाइड माय होम टाउन. सो हम सब फ्रेंड्स लोग गए. सो एंड देन द फर्स्ट डे वी उस समय एक्सेंचर में हमारा जो ऑनबोर्डिंग होता था, या फिर जो इंडक्शन होता था जो बोलते हैं, वो बड़े होटल में होता था. तब हमारा हाँ, भी होटल लीलावती में हुआ था, व्हिच इज वन ऑफ ये द इंडक्शन आपका कहाँ पे हुआ था? मुंबई बैंगलोर. में या बैंगलोर. बैंगलोर? अच्छा. तो लीलावती आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट होटल इन बैंगलोर, जहाँ पे इंडक्शन हो रहा है एक्सेंचर का. पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, अलग अलग प्लेस है, आपके लिए सारी फैसिलिटीज है, जो आपको बैग्स दे रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स आके समझा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं कि कैसा स्पीच होता है. देन वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज है, आपको खाने की भी सारे, लंच हो रहा है या फिर टीज हो रही है, सब कुछ. दैट्स अ डिफरेंट लेवल. एंड जब आप फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा वो रूबरू होना था, तो इट्स आई एम ऑलरेडी ओवरवेल्म विद जो भी अरेंजमेंट्स है, या जैसे वो बता रहे हैं सारी चीजों को. एंड डेफिनेटली सबको कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और आईटी, सबको कोडर ही बनना है, सबको जावा चाहिए. सबको जावा चाहिए. सबको जावा चाहिए. और वहां पे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चीट बेस्ड सिस्टम किया था. सो वी यूज्ड टू हैव जीएफटी इन 2 पार्ट्स, राइट. पहला बेसिक वाला जो सबके लिए कॉमन होता है, और फिर उसके बाद में स्ट्रीम आपको बेस्ड या स्ट्रीम टेक्नोलॉजी बेस्ड. बेस्ड. हाँ, और वो स्ट्रीम जो है वो रैंडम चूज होता है सबके रैंडम चूज लिए. किया था. मेरे साथ भी यही हुआ था कि हमारा जो इंडक्शन हुआ था वो हैदराबाद में होटल ताज कृष्णा पैलेस करके वहां हुआ था. एंड आफ्टर एंटरिंग, पहले तो आप एक्साइटेड हो, सब कुछ इतनी भीड़ है और आप इंजीनियर्स में से एक हो. एंड देन दे स्टार्टेड कॉलिंग आउट कि मेरे मेरे जितने दोस्त वगैरह थे, अब मुझे जावा नहीं चाहिए, तो मुझे कोडर नहीं बनना था. जितने मेरे बाकी दोस्त सब थे, सबको मिल गया एसएपी अब ऐप, और सिर्फ मुझे मिला जावा.
तो मैं जावा से भाग रहा था जब तक और जब मेरा ग्रीन फील्ड स्टार्ट हुआ तब तो जावा के में सर दर्द हो गया, हाँ क्योंकि आप ऑलरेडी कॉलेज लेवल पे आप जो सीख के आते हो, और जो ये यहाँ 10 लाइन का कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे हाँ एप्लीकेशंस बनाने हैं, यहाँ पे आपको ये मेथड कहीं और पेज में कॉल हो रहा है, कहाँ क्या कंडीशन है चेक करना है। और मेरा लिटरली फर्स्ट 6 मंथ तो बुरा हालत था मेरा। मेरे जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुझे बैठाया, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ मेंटोर। yeah, आज भी मेरी उनसे बात होती है, उन्होंने मुझे बैठाया, समझाया, उन्होंने बोला कि यू लुक लाइक अ वेरी ब्राइट किड, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिकॉज द इनिशियल 6 मंथ में दे हैड टू, जो हमारा हाफ ईयरली yeah, रेटिंग्स performance वगैरह review. होते थे, तो उनको अब ऐसा तो नहीं कि बंदा पसंद है तो सब अच्छा अच्छा फीडबैक Yeah. दे दे, तो मजबूरी में उन्होंने जो भी सही सही फीडबैक दिया था, एंड आई वाज शॉक्ड कि इतना बुरा तो मैं नहीं हूँ। तो Mm. मैंने उनसे 2 मिनट मांगा कि प्लीज मुझे समझाइए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। तो उन्होंने बैठ के मुझे बहुत अच्छे से समझाया, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग मोर एफर्ट, क्योंकि उससे पहले मेरे दिमाग में जब आई वाज फेड अप ऑफ जावा, Mm. तो मेरे दिमाग में था अब तो कैट क्लियर करना है। अब Mm. ये इंजीनियरिंग गलत पल्ले पड़ गया है, क्योंकि नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का बंदा जावा के कोड लिख रहा है, एंड वो भी आधे गलत, तो आप आप क्या कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? बट देन व्हेन ही मेड मी रियलाइज कि आप इस तरह से फिगर आउट करो, आपको मैं धीरे धीरे काम दूंगा, सारे काम आपको एक बार में नहीं देता हूँ, आप उस चीज को समझिए। ही हिमसेल्फ टुक इनिशिएटिव, मेड मी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स की कलेक्शंस, ये है आपका स्टैक, ये है बहुत सारी चीजें। आप जब थ्योरी में आपने पढ़ लिया, एग्जाम में आपको, आप जो चीज याद करते हो नेक्स्ट डे शायद आपको याद ना रहे, नहीं, yeah. और जब आप रियल लाइफ सिनारियो में उस चीज को कैसे हैंडल करना है वो सब भी, बिकॉज मेरे मेरे टीम में करीब 10 बंदे थे, और मैं एकमात्र सबसे जूनियर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, Mm. और बाकी सब कोड पे कोड लिख रहे हैं, कोड पे कोड लिख रहे हैं, और मुझे जो काम दिया गया, मैं सोच आधे घंटे तो सोचने पे लग जाता था कि यार लिखेंगे क्या, Yeah. कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डेटा फेच करना है, कहाँ डेटा वेट। Mm. और उस वक्त मैं स्ट्रट्स पे काम कर रहा था, Mm. और सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि कितना इम्पोर्टेंट है एक मेंटोर का होना। तो आपके लिए व्हेन यू स्टार्टेड, जब आप बोल रहे थे कि तब आपको एसएपी मिला, जावा मिला, आपको कौन सा स्ट्रीम दिया गया था? मुझे अबैप मिला था, और मुझे पहले एक दो क्लास में समझ में आ गया था कि अबैप इज लाइक वो फोर्थ जनरेशन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। और आई कमिंग फ्रॉम अ जावा बैकग्राउंड, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि आप ऐसे इंग्लिश लिख के कैसे कोड चला रहे हो। मतलब हम तो पूरा कोड का सिंटेक्स कोड, लिखते हैं, प्रिंट एलएन और ये सब हो रहा है, या फॉर लूप ये सब, तो ये कैसे लिख रहे हैं और ये चल रहा है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, एग्जाम और ये सब तो हो गया। एंड देन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला कि मुझे जावा में या फिर एसएपी में जावा रिलेटेड काम करने को मिले, या एक्सआई का बूट कैंप हो रहा है, मैंने कहीं तो जुगाड़ लगा के नहीं, मुझे ये बूट कैंप में पार्टिसिपेट करना ही है। और लकीली हो गया वो वीकेंड पे भी तो होने वाला था सर। तो तो इनिशियल आपका जो डेज था अबैप का, उसके कितने टाइम बाद आपने एक्सआई का बूट कैंप किया था? तो मेरा 3 महीने तक हमारा वो जीएफटी चलता है वो हुआ, हम्म और हम्म 3 महीने के हम्म बाद इट वाज 2008 जो रिसेशन का टाइम हम्म था। तो हम्म प्रोजेक्ट्स तो कुछ आ नहीं रहे थे कहीं पे, हम्म और हम्म जिनको मिल रहे थे, बाकी हम लोग बेंच पे ही थे। और बेंच पे रहने से ही हमको पता चला कि कुछ तो एक्सआई नाम का होता है प्रोडक्ट, हम्म नेटवीवर एक्सआई, और उसका बूट नेटवीवर पीआई, और उसका बूट कैंप होने वाला है यहाँ पे। तो हम्म हम पता उस समय ये तो था कि हाँ पता करना है, लोगों से मिलना है। हम्म वन थिंग वी डिड, एक चीज हमको अच्छी करी कि जिस बस से जाते थे, आई यूज्ड टू टॉक, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्तों के साथ बैठना है, हम्म सबसे बातें करनी है, पता करना है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि आप नई कंपनी में गए हो, वहाँ पे एक कैंपस में 20,000 लोग हैं, आपको नहीं पता कौन सी स्ट्रीम क्या होती है, कौन कैसे काम करता है। तो
वहां से पता चला कि हाँ कुछ बूट कैंप हो रहा है, तो वो उसमें चले गए। और हम्म, दैट बूट कैंप इज एक्चुअली, उसने मेरा चेंज किया कि बूट कैंप पास करने वालों को प्रोजेक्ट मिले फिर बाद में। हाँ, हमारे समय में भी सेम हाँ। सिचुएशन था। तो one of the amusing facts that I would like my viewers to know कि सिर्फ बहुत, क्योंकि हमारे घर वालों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपको पूछा गया हो कि भैया तुम करते क्या हो? करते क्या हो, ये तो और हाउ कंप्यूटर डू यू साइंस एक्सप्लेन इट टू देम कि हम करते क्या है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, करते क्या हो। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैं आई आई मूव फ्रॉम बेंगलोर टू पुणे। तो मेरा हम्म, मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला एक्साई में, पुणे में वोडाफोन। हम्म, और वहां पर इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन डेवलपर का रोल था। तो वो शुरू में तो वो सिखा ही रहे थे क्योंकि पहले कभी प्रोजेक्ट किया नहीं है, और फिर घर पे जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा तुम वोडाफोन के लिए काम करते हो। उस समय तो वोडाफोन इंडिया में भी नहीं था। तो हम्म। वोडाफोन है क्या, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है बाहर। अच्छा बहुत बड़ी कंपनी, तुम क्या करते हो, तुम उनका फोन बनाते हो, सिम बनाते हो, क्या करते हो? तो क्योंकि हमारी वर्ल्ड जो है काफी वर्चुअल है, और हम्म, आई आई बिलीव हमारे जो फैमिली मेंबर है सारे फिजिकल चीजों या भौतिक हम्म, चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको दिखना चाहिए ना कि हाँ मैंने ये बनाया तो ये दिख रहा है सामने, दिख रहा या है। इसका ये इम्पोर्टेंस है। अभी हम्म, मैं कैसे समझाऊं कि मैंने एक मैपिंग करी और वो मैपिंग जो है वो सप्लाई चेन के लिए काम में आ रही है। वो सप्लाई चेन क्या होती है? तुम लाइक माय व्यूअर्स टू नो कि एसएपी वर्ल्ड में आप एक बहुत ही जाना माना नाम हो। एंड जो भी एसएपी या पीआई में काम करता है उन्होंने आपका नाम तो सुना ही होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि आप हर थ्रेड में कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपका आंसर उस वो सॉल्यूशन आपने जरूर लिखा रहता है। तो हाउ हाउ डिड यू ब्रिंग बिल्ड योर ब्रांड? कि या आप सिर्फ सीखने के लिए या दूसरों को हेल्प करने के लिए एसएपी के फोरम्स में लिखते थे, या व्हाट व्हाट मेड यू डू दिस कि अपना ब्रांड बिल्डिंग करना है इस हिसाब से आपने सोचा था, या हेल्प नहीं, करना ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ब्रांड बिल्डिंग करना है। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई ब्रांड बनता है। है? मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था जो था वो काफी बड़ा एसएपी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट था, जहाँ पे पीक साइज, अगर आपने सुना होगा पीआई में कितने मेंबर होते हैं, 2 4 6 10। हमारे पास 64 से लेकर 70 मेंबर तक थे डेवलपमेंट में, और सपोर्ट में 110 मनीला में। बाप रे। तो यू कैन इमेजिन कि उसका कितना ज्यादा जान, डीप होगा उसमें काम। हम्म, और मैं वहां पे ज्वाइन हुआ था, मैं एज एन एसी ज्वाइन हुआ था, मतलब वो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, एज एन एसी ज्वाइन हम्म, हुआ था। एंड देन लकीली मैं वहां पे ज्वाइन हुआ कि वहां पे सीखने को काफी कुछ था, इतना सारा काम था कि लोगों के पास फुर्सत नहीं थी। तो जिसको ज्यादा काम करना उसको मिल जाएगा। और मतलब देन सौ डेढ़ वंस सौ लोगों, 100 150 डेवलपर के बावजूद इतना काम था कि मतलब बाप रे। ये सोचने, क्योंकि जनरली आपके टीम्स 2 3 लोग से ज्यादा के होते नहीं है होते नहीं है। इंटीग्रेशन डेवलपमेंट, लेकिन 100 150 की टीम, मतलब क्या ह्यूज प्रोजेक्ट होगा। हाँ तो इंडिया में हमारे पास आगे स्पीक 70 डेवलपर थे। जो डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट इंडिया था, सपोर्ट मनीला था। मनीला में 100 के आसपास की टीम थी, और बाकी इंडिया में 70 80 की टीम पीक टाइम पे थी। बट एज एन एवरेज हमारे पास 20 25 लोग हमेशा होते थे। हम्म, मतलब 20 से नीचे तो मैंने नहीं देखे। मुझे नहीं याद है कि हमारे पास 20 से कम इंटीग्रेशन के पीपल लोग रहे होंगे लोएस्ट टाइम में भी। और वहां पे काम इतना सारा होता था कि अब आप एक चीज सीखो और फिर करते जाओ, फिर नई चीज सीखो, फिर नई चीज सीखो। और मुझे आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन एक्सआई कि मैंने शुरू के 6 मंथ में ही काफी ग्रिप कर लिया कि हाँ सारी चीजें कैसे चलती है। और देन आई बिकम वन ऑफ द, यू कैन से वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंग यंग पर्सन, जो काफी यंग है और उसमें काफी एनर्जी है। उसको बहुत सारा काम दे दो और फिर उसको जो इशू देना देते जाओ, वो सबको समझाता रहेगा। या देन आफ्टर 1 ईयर एवरीबडी कम्स मी विद द प्रॉब्लम, जो भी प्रोजेक्ट्स में दूसरे लोग होते थे कि हाँ मेरा ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम सॉल्व कर दो। मैं सो आई कीप ऑन डूइंग दैट। मैं इस प्रोजेक्ट में 4 साल तक था, तो 4 साल तक
मुझे सिर्फ वही प्रोजेक्ट पता था, मुझे उस प्रोजेक्ट के बाहर की दुनिया नहीं पता थी कि हमारे फ्लोर में दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट बैठता है। मैं लंच के लिए सिर्फ 20 मिनट या आधे घंटे के लिए जाता था, तो मुझे नहीं पता था मेरी टीम के अलावा इस बिल्डिंग में कोई और है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं थे बाहर। बट हमारे जो प्रोजेक्ट लीड थे, मेंटर थे, उन्होंने बोला था कि यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये सब कर रहे हो, अच्छी बात है। और वो भी एसएपी कम्युनिटी में काफी पहले पार्टिसिपेट करते थे और काफी जाना माना नाम थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम रोज आधा घंटा बस इसमें दो, आधा घंटा दो। तो शुरू में तो मैंने नहीं दिया फ्रेंकली, क्योंकि काम ही इतना होता है। आप सुबह 9 बजे जाते हो, रात के 7-8 बज जाते हैं काम करते करते, और खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड देन उसके बाद बोलो कि ये भी करना है, तो बट मैं कभी कभी करता था उस टाइम। एंड देन जब मैंने प्रोजेक्ट चेंज किया एंड देन आई वेंट टू कनाडा, सो देन आई फाइंड सम टाइम, क्योंकि अभी ये नया प्रोजेक्ट इज डिफरेंट वर्कलोड एंड डिफरेंट थिंग्स, और मुझे मेरा स्किल लेवल काफी ऊपर हो गया था। तो जो मुझे एक हफ्ते का इंटरफेस है, मैं एक दिन में बना दूंगा, और मेरे पास 4 दिन फ्री है। तो दोज 4 days I diverted to SAP communities, and one thing from beginning I learned that you cannot learn everything by your own mistakes, because you don't have time to make all those टाइम। mistakes. तो आपको दूसरों की गलतियों से या उनकी मुश्किलों से ही सीखना है। और मैंने मेरे पुराने प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही सीखा था कि मुझे सारी, वहां पे 2000-2500 इंटरफेस थे, मैं सारे इंटरफेस में कैसे कैसे देखूंगा। तो हाँ, कोई कुछ तो काम कर रहा है, उसको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वहां जाके सॉल्व करी। तो आई लर्न दैट, नॉट ओनली आई सॉल्व दैट, बट आई लर्न दैट इट बिकम हैबिट। आपको एक टाइम के बाद वो हैबिचुअल हो जाता है। तो मैं ऑफिस से आने के बाद रात में 1-2 घंटा कम्युनिटी पे लगाऊं, सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटा कम्युनिटी पे लगाऊं, दोपहर में लंच के टाइम पे मैं 10 मिनट में लंच खत्म करके दोस्तों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो आंसर्स कर रहा हूँ, शाम को कॉफी के लिए नहीं जा रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ 2 years इट बिकम्स हैबिचुअल कि मुझे उस पर जाना ही है, ये फोन पे हूँ या इस पे हूँ, एंड देन बिकम टू टू फ्रीक्वेंट. So 2013, 14, 15 was that time, and after that I 15, after 15 mid, then it becomes slowly bit less. तो even SAP themselves have recognized your contribution to the community and they have honored you as well. तो ये एक टेक्नोलॉजी वाला स्टार का कैसा फीलिंग होता है? हाँ, I mean, ये मुझे रियलाइज हुआ when in 2015 में कि हाँ, अब लोग मुझे पहचानने लगे। उसके पहले तक हाँ, मेरी रैंक आ रही है, ठीक है, दोस्तों को पता है, या फिर जो जानने वाले जो आपका नाम जानते हैं वो रिकॉग्नाइज करे, अच्छा तुम्हारा तो नाम मैंने वहां देखा था। सो देन इट्स लाइक हाँ, इन लोगों को पता है, दे आर नोटिसिंग मी देन। बट 2015 में मुझ में कोई तो एक्सेंचर का एक प्रोजेक्ट था, एक्सेंचर का एक प्रोडक्ट, एक कैस करके, दे हैव सम इंटीग्रेशन इशू, और वहां पे उन्होंने बोला कि क्लाइंट के साथ वी नीड सम एक्सपर्ट टू टॉक, and I was part of capability, and like, ठीक है, you just handle it. So when I was talking to the client and I gave my introduction, Harish Mistry, then oh, you are that Harish, I read your thread and all. So then that time, that is the first instance, and I realized, okay, people are getting to know me हाँ, who are तो not connected as well. हम्म And that's फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, now people know me and I need to be like more responsible and cautious about what I say stuff. So so that's why I would like to uh, thank you or ki how I was able to work with you and learn so many things from you. So I'm saying this on behalf of everyone who has worked with you. और आपका जो काम डिमीनर है, आप कितनी मतलब कोई भी सॉल्यूशन इतनी कामली सॉल्व करने का सजेशन देते हो या एडवाइस देते हो कि हाँ ये नहीं हो ये कर लो। और मतलब वो क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रीक्ड आउट होते हैं जब कोई कुछ काम नहीं कर रहा होता है, तो आपको लगता है कि अरे ऑलरेडी टाइम पार हो रहा है। एंड व्हेन यू हैव अ मेंटर लाइक समवन लाइक यू, तो आपको एक भरोसा रहता है कि ठीक है, ही हैज माय बैक। तो काम करते वक्त आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, आई हैव टू प्रूव टू माय मेंटर कि हाँ, अगर आप मेरा बैक रख रहे हो तो आई विल गिव माय 100% टू सॉल्व दिस। yeah. So how important is to have a boss or a mentor like somebody who understands you? और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में
आप व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम या आप हायर पोस्ट में होते हो तो 10 तरह की उलझने होती, मतलब ऊपर से हाँ बिजनेस का अलग प्रेशर है, आपके बॉस का अलग प्रेशर है, फिर आपको टीम भी हैंडल करना है, इश्यूज हैंडल करने, तो उसमें बहुत लोगों के पास वो कामनेस नहीं रहता है, बहुत लोग पुश करके काम कराते हैं, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी काम, अंडरस्टैंडिंग, एम्पथाइज विद अदर, कि ठीक है अगर काम नहीं हो रहा है तो गिव हिम सम टाइम, ही विल बी एबल टू get back with the solution. So how important it is to be calm? आई डोंट calmness is very important like ये तो मेरा एक नेचुरल था आई मीन हाँ, इट इज नॉट दैट कि मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ या एसएपी में काम कर रहा हूँ इट वाज बिकम नेचुरल थिंग फॉर मी बट हाँ मेरे भी कुछ ऐसे बॉसेस रहे हैं जो थोड़े एग्रेसिव या दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड देन जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या फिर आपको चाहिए कि हाँ people above you keep you calm um, but I would say like it's एज ए लीडर और जो भी टीम हैंडल करते हैं या जिनके जिनके साथ लोग काम करते हैं उनको कामनेस या फिर उनको उनकी बैक रखना बहुत जरूरी है इट्स ऑल डिपेंड ऑन ट्रस्ट आप अपनी टीम को ट्रस्ट करिए वो आपको 100% रिजल्ट निकाल के देंगे और ऑन अदर हैंड जब तक मैं मेरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था मुझे पता था कि हाँ तुम कर लो तुमसे नहीं होगा तो मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा। हाँ, तो तो एक तो एक वहां से स्टार्ट हुआ है हाँ, तो ऑल्सो इफ वी आर कंसिडरिंग द अदर सिचुएशन जहाँ पे आपके बॉस अगर थोड़े पैसिव अग्रेसिव या से मोर और लेस अग्रेसिव ही हैं, हम्म तो उन सिचुएशंस में आप कैसे सजेस्ट करोगे कि ऐसे बॉसेस को हैंडल करो, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स क्या होता है कि यू इफ मतलब आप भी लड़ लेते हो, आप भी या मतलब यू आर नॉट इन अ सिचुएशन कि आपको कोई ऑर्डर दे, मतलब या ठीक है यू आई एम, मतलब बहुत सारे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या कि आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपका बोलने का तरीका सही, मतलब पिटी थिंग्स लीड आउट टू अ बिगर बिगर डिजास्टर, इश्यूज यस वेयर इट कैन बी हैंडल्ड, मतलब ईगो पे ना लेके उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत सारे वक्त में ऐसा नहीं होता है, लोग इधर उधर कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, तो हाउ हाउ डू यू सजेस्ट के ऐसे चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए? या आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बॉस वर्ड ही समझ में नहीं आता है आई डोंट लाइक दैट वर्ड एट ऑल कि देयर इज नोबडी सबका एक डिफरेंट रोल है और रोल है, उनको हाँ, उनको सिर्फ वो रोल प्ले करना है प्ले करना है। दैट्स इट और हाँ मतलब काफी सारे लोग सबका अलग अलग ओपिनियन होता है या फिर तरीका होता है काम करने का एग्रेसिव पैसिव हम्म, और कैसे हैंडल करना इट्स अ वेरी सिचुएशनल क्वेश्चन हम्म, हर सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट होगा बट व्हाट आई से कि इफ यू जस्ट ट्राई टू एक्सेल इन योर स्किल्स एंड योर हम्म, वर्क and it doesn't matter people above you are like what kind of they are aggressive or हम्म, they are passive or what but if you are हम्म, good with your work or your skills हम्म, then they will definitely mold themselves to हाँ, to work with you हाँ, ये भी so है। अगर उनको आपकी जरूरत उनको है तो फिर वो अपने आप को बदल लेंगे लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में आप ऐसी सिचुएशन में हो कि नहीं आपको उनकी जरूरत है तो फिर आपको मोल्ड करना पड़ेगा The main topic key on site. If 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 a guy now who is a professional, he is हम्म looking for on-site opportunity. He has been in the project for 2 3 years. So how should he approach? How should he go uh, uh, forward, talking to his leadership about showing his enthusiasm कि उसको भी on-site की opportunity चाहिए. How should he go ahead with it? we have a different ways to have a compensation for our work and one of the biggest ways on site Yeah. where you get to learn more and earn more Hmm. which everybody wants सबको वही चाहिए कि हाँ मुझे ज्यादा कमाना है और ज्यादा सीखना है और वो ऑन Hmm. साइट में मिलता है और हाँ ये फेवरिज्म या जो भी बोले ये ह्यूमन नेचर है Hmm. हम सब एक जैसी चीजों को या फिर जो हम जैसे हैं वैसी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं
बट आप उस फेवरिज्म को कैसे ओवरकम करके स्किल्स पे कंसंट्रेट करते हो, वो दैट्स ऑल देन इट। और कैसे अप्रोच करना, आई मीन आई वुड से कि एक फ्रैंक कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, जो जो मैंने भी मिस किया मेरे इनिशियल पीरियड ऑफ करियर में। मैं काफी शाय था टू स्पीक आउट फॉर मी कि हाँ नहीं मुझे ये चाहिए, या आई एम डूइंग दिस। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आई एम स्टिल लर्निंग, आई स्टिल नीड टू ग्रो मच, सो आई कुडंट एबल टू असेस माय सिचुएशन दैट वेयर आई एम, एंड to have a frank conversation with your leads that okay, I'm looking for this, ये मेरा प्लान है अगले 6 महीने का या 1 साल का, मुझे ये अचीव करना है, और अब आप मुझे हेल्प करो ये अचीव करने में, या फिर नहीं है तो फिर मैं प्लान बी बनाऊं। सो वो फ्रैंक कन्वर्सेशन जरूरी है। कब बहुत बार ऐसा होता है कि आप वो नहीं कर पाते, या तो आप सबका एक अलग अलग नेचर होता है। सम पीपल आर लाइक आउटस्पोकन, जो काफी ज्यादा बोल जाते हैं तो उनको नहीं मिलता है। सम पीपल आर लाइक मोर एनालिटिक, जो कम बोलते हैं, नहीं बात करते हैं, अपनी चीजें नहीं बताते हैं, दे जस्ट गिव हिंट, एंड मेनी टाइम्स हिंट डजंट वर्क। हाँ, क्योंकि वी ऑल्सो फॉरगेट कि जो लीडरशिप पोजीशन में है वो भी ह्यूमन है। अब उनको भी, क्योंकि उनको एक क्या बोलते हैं, टॉप बॉटम वाला अप्रोच है। उनको हर चीज नहीं दिखता है ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हो। सो यू ऑल्सो हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ कि where you have helped the team, or how do you make yourself what do you call बाकियों से आप में ऐसा क्या है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। तो बहुत सारे केसेस में हम बेकार में ही लीडरशिप को गालियां देने लगते हैं कि अरे ये इसने उसको भेज दिया, इसने उसको भेज दिया। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही आल्सो हैज टू एनालाइज कि मुझे किसका दिख रहा है, कौन क्या कर सकता है। बिकॉज इन अ लीडरशिप रोल इट्स नॉट मोर ऑफ अ टेक्निकल रोल बट मोर ऑफ अ चॉइस बेस्ड और डिसीजन मेकिंग रोल। तो उनका डिसीजन पे हम बहुत बार क्वेश्चन उठाते हैं। बट डेफिनेटली फेवरेटिज्म होता है, लेकिन इट्स आल्सो अप टू यू कि आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो। नाउ फर्स्ट टाइम आई थिंक इंडिया से बाहर गए होंगे व्हेन यू Downside was in Germany when I was in, like I just promoted from AC to SC। तो जैसा मेरा पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पे मैंने बताया काफी बड़ी इंटीग्रेशन टीम थी, और वी हैव टू मच ऑफ वर्क, सो आई वर्क लाइक 6 months tirelessly, so hard, and not only me, many people work very hard, but for and जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रोल आउट्स थे, और एक रोल आउट्स में दे नीड समबडी, they can, so my leader was clear that he needs to send people who are good, so they can project कि इंडिया में जितने रिसोर्सेस है दे आर वेरी गुड, वे आर वेरी स्किल्ड, सो ही कैन नॉट सेंड एनीबॉडी करेक्ट। कि जस्ट टू Well, कंप्लीट it's देयर kind of a customer facing role. आप या क्लाइंट के सामने अपना फेस प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको नॉट ओनली आपको अपना फेस बताना है कि आपकी टीम कैसी है, वो आपसे पता चलेगा। सो उन्होंने सब वैसे ही रिसोर्स भेजे थे, और उनको उन्होंने मेरे पे एज ए जूनियर मोस्ट पर्सन मुझे भेजा था विद इन दैट टीम, और बिकॉज आई वाज वर्किंग, एंड देन ही गॉट टू नो दैट कि मेरे कुछ कमिटमेंट्स है या नीड्स है जो जिसके लिए मुझे आई नीड समथिंग टू गेट इट देयर, एंड ही वाज वेरी वेरी गुड एंड हेल्पफुल फॉर दैट। तो उन्होंने मुझे 6 weeks के रोल के लिए भेजा था, एंड देन आफ्टर आई लैंड देयर मैंने वहां पे जो क्लाइंट के साथ काम किया या जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो 6 weeks का रोल 4.5 months का बन गया। सो इट्स या आपका कैसा था इंडिया से बाहर जाके कि बिकॉज आई ऑलवेज रिकमेंड जो लोग भी, मतलब क्योंकि हम लोग जो भी बेसिक इंडियंस आजकल तो लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन इनिशियली जो जहाँ रहता था वो वही उसी कुआं का मेढक बन के, उसको बाहर की दुनिया का नॉलेज ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ट्रैफिक में रूल्स भी फॉलो किए जा सकते हैं कि सिग्नल पे रुकना भी होता है। और मतलब एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए कि व्हेन यू गो अब्रॉड। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि कम से कम एक बाहरी कंट्री आपको लाइफ में जरूर देखना चाहिए एक बार बाहर जाके, एंड यू नो कि ऐसा भी होता है, दिस इज पॉसिबल। ये नहीं कि
हम हमारा बहुत ही चलता है, एटीट्यूड रहता है इंडिया या को या लेके कि हाँ भाई ये तो होते रहता है, लेकिन बाकी लोग मतलब अराउंड 8 बिलियन पीपल हैं इस प्लेनेट पे, एंड कहीं पे केओस है एंड कहीं पे ऑर्डर है। तो ऐसा क्या है कि कहीं केओस है कहीं ऑर्डर है? वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है। वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू गो अप, मतलब टू एक्सप्लोर। तो आपके लिए ऐसा क्या एक मतलब फर्स्ट टाइम आपने एक नए फॉरेन कंट्री में आप लैंड हुए हो, और व्हाट वाज द फर्स्ट आपका परसेप्शन कि अरे मैंने ऐसे सोचा नहीं था लेकिन ये ऐसा है, ये तो बहुत सुंदर है। हाउ, या व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जर्मनी का था। जर्मनी इज सो ब्यूटीफुल, क्लीन, डिसिप्लिन। आई मीन आई वुड नॉट से दे आर लाइक काइंड ऑफ आइडियल पीपल वहां पे, या फिर जैसा भी है। तो वहां पे रात में 2 बजे भी अगर टैक्सी चल रही है तो ट्रैफिक लाइट फॉलो कर रही है, या लोग हम हमारा जो होटल था वो एक गली के अंदर था। तो वहां पर भी अगर आप रोड क्रॉस करते हो तो आप सिग्नल नहीं देखते हो। वहां पे बिना सिग्नल के रात के 11 बजे भी कोई रोड क्रॉस नहीं करता क्रॉस है। नहीं करता है। और सफाई जो रखते थे वो लोग, या जो उनका जो डिसिप्लिन था। सो द डे आई लैंडेड, जब मैं लैंड किया वहां पे, तो आपको टैक्सी में बेंज रहेगी। सो मर्सिडीज बेंज इज ए कॉमन टैक्सी वहां पे। देन जो टाइमिंग, सो फर्स्ट ट्रिप वी डिड फ्रॉम हैम्बर्ग टू बर्लिन। सो बस ट्रिप में आपको पता होता है कि हाँ, जब आप बस ट्रिप करते हो, इट इट कैन नॉट बी एक्यूरेट, राइट? इट्स जैसे 2 आवर जर्नी, बट इट मे टेक 2 आवर 15 मिनट्स या कम या ज्यादा। हमारा 2.5 आवर का जर्नी था। 7 बजे बस स्टार्ट होना था, 6:59 पे बस स्टार्ट हो गया, 6:59:58 पे बस स्टार्ट हो गया। Anybody reach at 7, they couldn't able to board the bus. Then हमारा टाइम था 9:30 पे रीच होने का। I don't know how those people match those times. Exactly 9:30 we are on the bus stop of the other city. और यहाँ पे ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती, चलती वहां है। पर बस टाइम पे चलती। वो लोग काफी डिसिप्लिन है, एवरीथिंग लाइक। और मैंने कभी नहीं देखा, बसेस है, ट्रेन है, क्लीनलीनेस है। सब लोग, कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकेगा, सब अपने साथ में लेके घूमेंगे या फिर डस्टबिन में डालेंगे। या लाइक वहां पे अदर यूरोपियन कंट्रीज उनको बोलते भी है कि अगर जर्मनी में लाइट चली जाए तो लोगों को पता नहीं होगा कि रोड क्रॉस कैसे करना है, बिकॉज दे आर ऑल सो डिसिप्लिन कि दे आर वेट फॉर द सिग्नल। एंड टाइमली प्रोफेशनलिज्म इज जो प्रोफेशनलिज्म मैंने वहां से सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग मीटिंग चालू होने के 2 मिनट बाद जाने को भी बोलते हैं कि हम टाइम पे आए, बट द टाइम वे पे। दे आर लाइक, the way they carry themselves, 2 o'clock is 2 o'clock, it's not 2:01 or it's not 1:59. It exactly the same. And it's not only professional life. हम लोग कितनी बार हमारे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ डिनर का टाइम 9 बजे बोल के 9 बजे पहुंचते हैं, पहुंचते। या हम वीकेंड पे किसी के साथ खेलने जाना है या कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज करना है और उस टाइम को बोल के कितनी बार उसी टाइम पे पहुंचते हैं। लाइक दीज पीपल आर, अगर उन्होंने शाम को 7 बजे खान डिनर बोला है, 7 o'clock एवरीबडी इज देयर। अगर उन्होंने बोला है सुबह 9 बजे गोल्फ खेलने जाना है तो सुबह 9 बजे दे विल बी देयर। वो ऐसा नहीं कि 9 बजे बोला है तो 9:30 तक चले जाएंगे, आज तो संडे है। नहीं। सो देयर वे, पर्सनल डिसिप्लिन इज बहुत अच्छा है in वहाँ my पे। personal experience also, European work culture या US work culture भी, they are very मतलब प्रोफेशनल अबाउट टाइमिंग्स। और हम इंडियंस का टाइम को लेके सबसे खराब रिकॉर्ड है टाइम को फॉलो करने का। तो when you moved to Canada, was a similar experience similar, या Yeah. किस मायने में कनाडा was different? I would say Germany is very high standard to maintain all the discipline. Canada is also very good. I'm not saying they are bad, but like they are extreme. Germans are extreme, and Canada is also very good. And always your timing matters. So बहुत सारे हमारे so people are very skilled. वो बहुत अच्छा काम करते हैं, काफी ज्यादा काम करते हैं, but all these things, that how you carry yourself, how much you are disciplined to come on time and things like that, वो सारी चीजें नोटिस होती है और कभी कभी we are lack in those front, yeah.
when you went for on site, so how मतलब क्योंकि कनाडा के बारे में मोस्टली जो लोग नहीं गए हैं उनके हिसाब से कनाडा में सिर्फ बर्फ है और कुछ है नहीं, सिर्फ लोग आइस हॉकी खेलते रहते हैं। नहीं, और मतलब क्या रियलिटी क्या है, कनाडा का सिनारियो क्या है? तो जिस अलग अलग एरिया में अलग अलग है। आई वाज देयर इन मॉन्ट्रियल क्यूबेक, जो वैंकूवर और उधर की साइड में, वहाँ पे बर्फ नहीं होती है, दैट्स मोर हम्म, ऑफ रेनी कल। हम्म, लेकिन जहाँ पे मैं था वहाँ पे काफी कोल्ड था। मैंने वहाँ पे -45 भी देखा, +35 भी देखा। सो काफी ठंडा होता है, और 6 मंथ तो विंटर होता ही होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। सो मोस्ट ऑफ द तो सिटी वहाँ लाइक, उनके उनके बस दो सीजन्स होते हैं, विंटर और समर। और समर भी हमारे विंटर की तरह होता हाँ, उनके लिए 0+ इज समर। है। कुछ भी पॉजिटिव समर ही है, हम्म, क्योंकि वहाँ का समर इज ओनली, जो आपका 25 से ऊपर का टेम्परेचर है, वो 1.5 मंथ, मैक्सिमम 40 डेज, 45 डेज, उससे ज्यादा नहीं रहता है। हम्म। नाउ अब मैं आपकी जो फाइनल आपका जो डेस्टिनेशन था, कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, हाउ इट हैपेंड, हाउ यू लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, फिर हाउ इज ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, क्योंकि जनरल नोशन जो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हुए हैं उनको हमेशा से यही लगता है कि मतलब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को प्रोजेक्ट किया जाता है डाउन अंडर, बहुत ही रूड होते हैं, और इंडियंस को बहुत रेसिज्म फेस करना पड़ता है। तो हाउ हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया? सो आई डिड मैंने अभी तक कोई रेसिज्म फेस नहीं किया है। रेसिज्म होता है, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन रेसिज्म इंडिया में भी होता है, और इंडिया के बाहर भी ठीक होता है। है। तो हर जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं अरे, है कि हम कोई एलियन प्लेनेट में आ गए। और हम्म, हर कोई चाहेगा कि हाँ, मेरे कंट्री है, या दिस इज माय लैंड, सो आई विल गेट द फर्स्ट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और आई विल गेट द ऑल द थिंग्स। हम्म, बट मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया इज मोर मल्टीकल्चरल। यहाँ पे दिस नो वन, सो आई वुड से यहाँ पे 10 लोग मिलेंगे तो जिसमें 6 लोग जो हैं वो माइग्रेंट ही है, वो माइग्रेट किसी किया न है, किसी हाँ। कंट्री से यहाँ आए हैं। हाँ, हम्म, मोस्टली यूरोपियन या ब्रिटिशर्स होंगे, बट हम्म, एवरीबडी इज 80% इज माइग्रेंट हियर। हम्म, So there are they understand each other, and then they have uh, till now the experience is very good. हम्म, काफी काफी कुछ सीखने को मिला है, how upfront they are. हम्म, In our culture we say saying no is rude, हम्म, बिकॉज हमारे यहाँ पे नो कोई बोलता नहीं है, हम सब बोलते हैं हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, देख लेंगे मतलब शायद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। नो मीन्स ये नहीं होगा, और या तो आप यस बोलेंगे तो होगा। सो देयर इज नो इन बिटवीन ग्रे एरियाज, सो वेयर वी से इट्स अ रूट। या आई मीन लाइक डिफरेंट कल्चर हैज डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट। yeah, yeah. So what I wanted to know कि how you landed in Australia, क्या process था, and how was your experience in Australia different from that in Canada? So I got an opportunity from one of my leads recommended me for a role. यहाँ पे एक रोल था जिसमें they needed a senior developer, and he recommended me to go, and I got selected. और initially we used to have 457 visas होते थे, तो there Hmm. is 457, और मैं GCP पे यहाँ पे आया, लैंड हुआ। Hmm. I landed in summer, so the process is very easy. But that time it was like taking like 2.5, 3 months for visas and stuff. But Hmm. after landing, everything is smooth. मुझे opportunity कैसे मिला? Because I mean, it's all because my lead knows he is good, and he wanted to give me some rewards, Hmm. and there is an opportunity come, so he could have given to anybody. I mean, मैं Hmm. ऐसा नहीं कि मैं ही वो काम कर सकता हूँ, पर उसको Hmm. पता था कि हाँ ये इसको देना चाहिए, तो उन्होंने Hmm. मुझे दिया। आई मीन लाइक that I'm lucky that I get very good mentors and leads, so Hmm. where I can get things, और जो ध्यान रखते हैं आपका। And coming to Australia and Canada comparison, like Australia has very good weather. Hmm. सबको पता है यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर नहीं होता है, वेदर Hmm. हॉट है, हम सिमिलर टू इंडिया है। ओनली Hmm. थिंग इज यहाँ पे यूवी रेज ज्यादा है, एंड Hmm. यू जस्ट
to take care of those sunburns and all. Mm. But Canada is more colder. Other than that, infrastructure wise, both are similar. Canada and Australia both have very good infrastructure. Mm. Um, Everything else is almost same, and Australia has their own advantage as it has its own continent. So uh, you can say safer and all stuff. But Canada has his own advantage that is near to US. You have access to the more opportunity, land nearby and all those stuff. So it's all subjective, and I'd said अगर आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है. If your priorities is I need a good life in terms of weather so I can go out and stuff, then Mm. I would say Australia is better. But Mm. if you say no, I need more opportunities so I want to grow faster, Mm. so then Canada is a more better place where you can go and get, if you immigrate there, then you have opportunities for a lot of nearby regions which are like Mm. grow very fast. कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया तो आपने जैसे जिक्र किया 457 वीजा का एंड नाउ a lot has changed related to visas. तो आपके अंडरस्टैंडिंग में हाउ शुड समवन अप्रोच की मतलब हाउ टू गेट अ वर्क वीजा or to directly apply for a PR, yeah, what should be the way forward if someone is looking to come to Australia? If somebody like, अगर आपको I mean, I didn't choose my destination to be Australia, to be frank. Mm. Mm. There is an opportunity, somebody sent me, landed here, मैं एक साल यहाँ पे रहा. I Mm. I got good work done. I got good appreciation here. So मुझे लगा कि हाँ, there is a lot of areas to grow here जहाँ पे मैं अच्छे से मेरी growth कर सकता हूँ. Then Mm. मैंने PR के लिए apply किया, PR मिल गया. Then I transferred here. But Mm. I mean, it depends on individuals. People, they have and they want to move to certain countries or immigrate to certain place. So then they should apply for a PR and move. But Mm. it depends on the individual to individual what they want, or I just flow with the motion and then Mm. landed here. But if you really want to do that, and if you don't get a motion, you try to jump yourself rather than Mm. waiting for a wave to come and hit you. तो आपका ऑस्ट्रेलिया का पीआर जर्नी, हाउ हार्ड और इजी इट इज टू गेट द ऑस्ट्रेलिया पीआर, और व्हाट प्रोसेस शुड समवन फॉलो की, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंसीज भी हैं जो चार्ज करते हैं आपके पेपर वर्क के लिए. सो क्या इट इज पॉसिबल टू गेट इट डन योरसेल्फ, या कि किसी कंसल्टेंसी को के थ्रू जाना चाहिए? लगता है कि आपको किसी कंसल्टेंसी की जरूरत है. आप खुद से सारी प्रोसेस कर सकते हैं. दे हैव वेरी एडवांस सिस्टम जिसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि आपको क्या करना है. हाँ, आपको एफर्ट करना पड़ेगा टू 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 रीड आउट ऑल दोस डॉक्यूमेंट. आप किसी कंसल्टेंसी को भी अप्रोच करोगे, वो आपको फॉर्म देगा, फॉर्म आपको ही फिल करना है. यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको पता करना है कि कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना. फॉर्म भर. डोंट थिंक यू आर गेटिंग too many benefits to have consultancy. So I would not say, if you are getting a Mara agent or like kind of a lawyer, it's a different thing. So if you're getting a lawyer because you have a complicated case and something, तो फिर आप lawyer से ही करो. लेकिन हाँ, जब आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ, आई एम ए स्किल वर्कर एंड आई वांट टू गो टू दिस कैटेगरी एंड माय वाइफ एंड ऑल है. सो इफ यू हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, देन यू शुड डू बाय योरसेल्फ. आपको खुद से ही कर लेना चाहिए. देयर इज इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मैंने खुद से किया था, एंड देन you have people around to ask and get answers of your questions. तो generally once you file your application, तो what is the general process, कैसे कैसे पीआर मिलता है? So मतलब जैसे Australia, 189 जो है, फिर yeah, वीजा 190, yeah. मतलब how do the entire process work? So Australia, Canada, they are all having point-based system. When I say point-based हम्म. system, for each qualification, they give you a point. और वो हम्म. पॉइंट के बेसिस पे उनका कोई एक मिनिमम पॉइंट क्राइटेरिया है जो अभी 65 है. 65 से ऊपर वालों के लिए ही वो यू कैन अप्लाई.
अब 65 पॉइंट लाने के लिए देर आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वेज टू डू दैट. आपकी एजुकेशन will give you some points, then your work experience give you some point, your English proficiency will give you some points, so then you, and your age will give you some points, then you calculate how much points you get, and then based on that आप English exam देके जो IELTS PT या जो TOEFL and all those things, कोई भी एक एग्जाम दे के you need to achieve certain points. So they have a minimum criteria. You need to give 6 band for to migrate. And then if you get 7, you get 10 more points. If you get 8, you get 20 more points. ऐसा करके आपको points मिलते हैं. And then you should aim to get, like, if 65 is a minimum qualification criteria, आपको 75 या उससे ज्यादा point total लेके आने हैं. Then only you have a fair chance to get invitation. तो जब once you get the invitation, तो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर सारा पीआर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि वीजा मतलब सब कुछ मिल गया है? Now it's again depend on the documentation. अगर आपका invitation आने के बाद में आपने सारे document with evidence and sometimes we give extra evidence also, like you need one supporting, you just give 2 3 whatever you have. अब सब देख के अगर आप सारी चीजें पहली बार में ही अच्छे से कंप्लीट करते हैं, you get in 1.5 month also, 1 to 2 month also. But if there is a query come, then it's like it goes to a general queue. So how जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एप्लीकेशन पिकअप की, फर्स्ट क्राइटेरिया इज प्रायोरिटी गिवन टू हायर पॉइंट्स. जिसकी ज्यादा पॉइंट है उसकी पहले होगी, उसके बाद में होगी. तो यू आर इन अ प्रायोरिटी क्यू जब आपके पॉइंट ज्यादा होते हैं. लेकिन एक बार आपके पॉइंट ज्यादा होते हैं, आपकी एप्लीकेशन पिक हो गई और उनको कुछ क्वेश्चन आया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो फिर देन यू गो टू जनरल क्यू. Then when you answer, then when they have a time, they will look into and then do it. And if they have further question, they will ask you further question. So each back and forth will again take 3 months or kind of a thing, a quarter. Okay. So now, when you have become, you have got your PR, so many people now wait and apply for citizenship. तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्या सिस्टम है कि हाउ कैन यू लिव लॉन्ग, मतलब पूरा लाइफ लॉन्ग आप पीआर पे ऑस्ट्रेलिया में बिता सकते हो, और यू कैन ऑप्ट फॉर सिटीजनशिप, और आप जो ओसीआई हो, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाला फाइल कर सकते हो. हाउ, बिकॉज इंडिया डज नॉट सपोर्ट डुअल सिटीजनशिप. तो फिर उसके लिए जनरली क्या तरीका है? आप लाइफ लॉन्ग पीआर पे रह सकते हैं. आपका पीआर रिन्यू कराते रहिए हर 5 साल में. पीआर इज नथिंग बट अ वीजा. इट्स काइंड ऑफ परमानेंट वीजा. हर 5 साल में रिन्यू कराते रहो. आप लाइफ लॉन्ग पीआर पे रह सकते हो, ये जब तक आप रहना चाहो. या फिर इफ यू हैव अ प्लान कि नहीं मुझे अभी यही रहना है, यू है आपके पास सिटीजनशिप अप्लाई करने का ऑप्शन है. आफ्टर 4 years ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. देन यू गेट अ ओसीआई कार्ड ऑफ इंडिया. ओसीआई इज नथिंग बट अ परमानेंट पीआर फ्रॉम इंडिया. So even if you become a citizen of a different country, do you still get an OCI card, या वो यू नीड टू, खत्म हो आपको अप्लाई करना पड़ता है फुल एविडेंस के साथ में कि हाँ मैं पहले सिटीजन था, ये मेरी डिटेल्स है, ये मेरा पुराना पासपोर्ट नंबर था या जो भी था. देन दे विल इशू ओसीआई कार्ड. और ओसीआई कार्ड इज लाइक लाइफ टाइम कार्ड जो होता है. आपको रिन्यू करना पड़ता है शायद. आई थिंक बिफोर 20 किड्स नीड्स टू रिव्यू एवरी 5 years, और आफ्टर 55 यू नीड टू रिन्यू एवरी 5 years समथिंग, क्योंकि आपका फोटो या फिर जो अपीयरेंस चेंज ज्यादा होता है. हाँ. तो ये जब आप ऑस्ट्रेलिया के पीआर और सिटीजनशिप में किसी को चूज करना हो, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे मेरिट और डीमेरिट? मतलब पीआर, सिर्फ पीआर में रहने में ये सारे मेरिट्स हैं, या डीमेरिट्स हैं, सिटीजनशिप में ये सारे मेरिट्स हैं, तो कैसे कोई चूज करे? डिपेंड इफ यू वेंट फॉर अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए जाना है, या फिर आप यू नो दैट ओके आई दिस इज माय पर्पस टू लिव हियर, एंड देन जब ये मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा आई विल गो बैक. आई वांट टू अचीव दैट मच ऑफ पर्पस. वो हो गया तो देन आप पीआर पे रहो. when you have that in mind, can you to go back. जब आपको नहीं मेरा पर्पस आई लाइक हियर एंड आई कैन स्टे हियर माय होल लाइफ, तो फिर आप सिटीजन अप्लाई कर ही लो. व्हाई यू वांट टू तो रिन्यू फिर इट? और एक चीज जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि
जैसे इंडिया में इतना कंपटीशन है, क्या ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर काइंड ऑफ कंपटीशन है या कम कंपटीशन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? वहाँ के जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, मार्केट कैसा है कंपेयर्ड टू यूएस या इंडिया? तो अब जब when someone is deciding, बहुत सारे टिक बॉक्सेस उन्हें हम्म, टिक करने होते हैं, देन या दे या मेक अ या डिसीजन। तो ये जॉब का क्या सिनेरियो है ऑस्ट्रेलिया में? सो इंडिया में 135 करोड़ पीपल है, ऑस्ट्रेलिया में 2.3 करोड़ 2.4 करोड़ पीपल है, सो डेफिनेटली population is less, it means competition is less. One एंड thing. द मार्केट कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट रिलेटेड टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रोवाइड्स? So there is something called social security. Social security में कैसा होता है कि government support people who don't have job or who don't have earning to give them some kind of benefit so they can live their life on a minimum standard. जो इंडिया में अगर आप किसी के पास जॉब नहीं है तो अगर वो या तो बीपीएल होगा तब उसको पैसा मिलेगा, पैसे में क्या मिलेगा, like it will be very less, so job security in India is not there. और सोशल सिक्योरिटी एट सेंड सोशल सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, वो है। और सो But डेफिनेटली social security again you will get only if you are a citizen, or you will still गेट get ऑन if अ you पीआर, have a PR. पीआर आल्सो। So PR and citizen has only few differences. बस वो आपको सिक्योरिटी रिलेटेड फेडरल रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगी, रेस्ट ऑल आर हाँ। ऑलमोस्ट सेम। So if now coming to the end of our session, if you have to suggest or advise something to the students or the professionals who are just going to start their career, वो आप क्या ऐसा सजेशन देंगे, या जो आपने गलती की नहीं की, ऐसा क्या उनको आप सजेस्ट कर सकते हो ताकि वो रिपीट ना करें? Yeah, so one thing I'd say कि what I want everyone to do is कि आप अपनी जो भी एरिया चूज करो उसमें you try to excel, you take up deep skills and knowledge there and excel there, and at the same time you should communicate what you want to, even though आपको मांगने में शर्म आ रही है या बोलने में शर्म आ रही है, I mean you don't आप जितनी जल्दी खुलते नहीं हो, but still you should communicate better with your leads, peers and all. So I guess second वाले में I was bit slow, but first I did first one good, but I would say you should do both of the things, like on a balance है, दोनों करना चाहिए। So thank you Harish, but thank you for joining, और Thank you. I'm glad कि आपने अपना टाइम निकाला to do this show, and thank you very much. Thanks Amit, thanks, have a nice weekend, bye. आपको भी, bye bye.